नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुँच सके। चैनल पर पहली बार है तो आप लोगों से निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएगा, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आपको सीटेट के नोट्स चाहिए, सीटेट के आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए जो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, तो सीटेट का अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, या फिर अगर हम लोग बात करें यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, या फिर बिहार के लिए अगर हम लोग बात करें तो बिहार के लिए एसएसटी का अगर आपको नोट्स चाहिए, एसएसटी के लिए अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप जो है मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको सीटेट का नोट्स चाहिए या फिर पीटी का पेट का नोट्स चाहिए, या फिर आपको बिहार के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार के लिए या स्टेट के लिए एसएसटी का नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे एक छोटी सी सहायता राशि ली जाएगी और आपको बेहतरीन वाला पीडीएफ जो है अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही साथ और बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि आप आसानी से घर बैठे रिवीजन करके अपने जो है इन सारे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जो है शुल्क नहीं रखा गया, एक छोटी सी सहायता राशि रखा गया है, और निश्चित रूप से ये छोटी सी सहायता राशि ना आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है, क्योंकि जो इस छोटी सी राशि में ना जो चीज़ आप पाने वाले हैं ना वो आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जो भी मेरे भाई बहन को सीटेट का पेट का या फिर एसएसटी का नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक तरफ आपको कुछ वर्षों की कुछ घटनाओं के नाम दिए गए और दूसरी तरफ आपको घटना के नाम दिए गए, और आपको मिलान करना है। ऊंट के आधार पर आपको सही विकल्प तक पहुंचना है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक तरफ आपको कुछ वर्ष दिए गए हैं और दूसरी तरफ घटनाओं को दिया गया और आपको मिलान करना है, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। 1527 है, 1556 है, 1579 या फिर 1658 है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखो अगर हम लोग 1527 की बात करेंगे तो 1527 में खानवा का युद्ध हो रहा है। किसके किसके बीच में, तो आप कहोगे खानवा का जो युद्ध है ये हो रहा है बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। किसके, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हो रहा है, और इसी युद्ध में बाबर ने क्या किया था, गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। क्या किया था, तो बाबर ने इसी युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर और राणा सांगा के बीच में हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो 1556 में अकबर का राज्यारोहण हो रहा है। अकबर जो है वो क्या कर रहे हैं, राजा बन रहे हैं, ठीक है। 1579 में अगर हम लोग बात करेंगे तो अकबर ने क्या किया, तो अकबर ने मजहर की घोषणा की है। और 1658 में अगर हम लोग बात करेंगे तो औरंगजेब का बनारस फरमान जारी हो रहा है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, आपको मिलान कर देना। तो पहले का आपको क्या हो रहा है, पहले का तीसरा आपको ऑप्शन संख्या ए जो है एक ही जगह पर दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो फिर बस यहाँ पर बात खत्म। पहले का तीसरा हो गया, दूसरे का चौथा हो गया, तीसरे का दूसरा हो गया और चौथे का पहला। तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न किस्म में फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है, बताएंगे क्या जाएगा। तो कौन सा लेखक है, कौन सा कवि है जिसको भारत का सादी कहते हैं। अमीर हसन है, अमीर खुसरो है, शेख अबुल फैजी हैं, या फिर हुसैन सनाई है। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है। अमीर हसन है, अमीर खुसरो है, शेख अबुल फैजी हैं, या फिर हुसैन सनाई है। तो देखो अगर हम लोग अमीर खुसरो की बात कर लें तो अमीर खुसरो को क्या करते हैं, इनको तूती हिंद कहते हैं, भारत का तोता कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो अमीर खुसरो की बात करेंगे तो इनको तूती हिंद कहते हैं, भारत का तोता कहते हैं, याद रखिएगा। क्या करते हैं, तो इनको तूती हिंद कहते हैं, भारत का तोता कहते हैं, याद रखिएगा। और सितार तबला की खोज का श्रेय, खड़ी बोली की शुरुआत, कव्वाली की शुरुआत, ये सब अमीर खुसरो को जाता है। भारत का सादी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे अमीर हसन दहलवी को, ठीक है। किसको, अमीर हसन दहलवी को। और ये किसके दरबार में, तो ये बलबन के समय में रहते थे, ठीक है। किसके, तो ये बलबन के दरबार में रहते थे, याद रखेंगे अमीर हसन दहलवी, ठीक है। किसके, तो बलबन के
दरबार में रहते थे अमीर हसन दहलवी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको भारत का सादी भी कहा जाता था, ठीक है। और बलबन के संदर्भ में तो आप जानते ही हैं, बलबन जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो रक्त एवं लौह की नीति के लिए जाना जाता था, ठीक है। बलबन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये रक्त एवं लौह की नीति के लिए जाना जाता था, ठीक है। साथ ही साथ बलबन को आप जानते हैं, बलबन क्या कर रहा है, तो बलबन जो है वो सिजदा और पैबोस भी लागू करवा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, तो बलबन जो है वो सिजदा और पैबोस को भी लागू करवा रहा है, सिजदा और पैबोस को भी लागू करवा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है, तो बताइएगा क्या जाएगा। तो देखो ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है ना, ये किसको लेकर के हो रहा था, तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है ये कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर के हो रहा था, ठीक है। किस पर, तो अगर हम लोग बात करेंगे त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है, तो ये क्या हो रहा है, तो ये कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर के हो रहा है। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष जो है, तीन तरफ से क्या हो रहा है, तो संघर्ष हो रहा है, ठीक है। तीन तरफ से संघर्ष हो रहा है, त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर के। और आपसे पूछ रहा है कि कौन इसका हिस्सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो देखो इसमें प्रतिहार राजा भी हैं, ठीक है, पाल राजा भी हैं और राष्ट्रकूट राजा भी हैं। इसमें जो नहीं है वो कौन है, तो वो चोल हैं, ठीक है। देखो भारत की हम लोग बात करें तो ये भारत का मैप है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, कन्नौज है। राजस्थान की तरफ से अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान की तरफ से गुर्जर प्रतिहार जो है वो कन्नौज पर अधिकार करना चाहते हैं। बंगाल की तरफ से अगर हम लोग बात करेंगे तो बंगाल की तरफ से पाल राजा जो है तो ये कन्नौज पर अधिकार करना चाहते हैं। और दक्षिण भारत की तरफ से अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रकूट राजा जो है वो अधिकार करना चाह रहे हैं। तो ये कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है, तीन तरफ से संघर्ष हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें चोल राजा नहीं है। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक है, चेर का, चोल का, पांड्य का, सातवाहन का, तो बताइएगा। तो सिमुक जो है ये किस वंश का संस्थापक है, क्या आंसर करेंगे बताइएगा। सिमुक जो है तो ये किस वंश का संस्थापक है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं ना, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल को और सब्सक्राइब कर लिएगा। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पे आप जो है यूपी SSC पेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार में आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता है तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा। अभी से अपनी तैयारी शुरू कीजिए, एकदम आपकी स्पेशली आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए जो है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसको आप घर बैठे पढ़ करके रिवीजन करके आप जो है आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटी सी सहायता राशि ली जा रही है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा, सिमुक जो है तो ये सातवाहन वंश का, ठीक है, कौन से, तो सातवाहन वंश का संस्थापक है सिमुक जो है, ये सातवाहन वंश का संस्थापक है। और सातवाहनों की राजधानी क्या है, तो आप आंसर करोगे पैठन या फिर कहेंगे प्रतिष्ठान, ठीक है, क्या जाएगा, तो पैठन या प्रतिष्ठान जो है तो ये सातवाहनों की राजधानी है। और याद रखेंगे सातवाहन वंश का संस्थापक जो है सिमुक है, ठीक है। अच्छा, सातवाहनों के संदर्भ में दो चीज़ें आपको जो बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी है, ठीक है, दो चीज़ें। पहली क्या है, तो पहली तो ये याद रखिएगा कि सातवाहन राजा जो है तो ये पहले राजा हैं जिन्होंने भूमिदान की शुरुआत की। सातवाहन पहले राजा जिन्होंने भूमिदान की शुरुआत की। दूसरी चीज याद रखना है, सातवाहन पहले राजा जो क्या कर रहे हैं, जो शीशे के सिक्के जारी कर रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सातवाहन पहले राजा हैं जो शीशे के सिक्के जारी कर रहे हैं। दूसरा आपको याद रखना है, सातवाहन पहले राजा हैं जो क्या कर रहे हैं, जो भूमिदान की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर है, महाभारत में, रामायण में, अंगुत्तर निकाय में, या फिर ललित विस्तार में। 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 16 महाजनपद कहाँ पर है बताएंगे, क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 16 महाजनपद कहाँ पर है, इसका आप लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा बताइएगा। तो 16 महाजनपदों का अगर हम लोग बात करें तो देखो 16 महाजनपदों का उल्लेख दो जगहों पर आपको देखने को मिलता है। एक है जैन ग्रंथ, अगर जैन ग्रंथ की बात करेंगे तो जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र, ठीक है, क्या नाम है, तो एक तो जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और एक है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, तो इसका नाम है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, क्या नाम है, तो बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय। तो ये दोनों ग्रंथ हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर 16 महाजनपद की जानकारी मिल रही है, ठीक है। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इन दोनों ग्रंथों में अगर हम लोग बात करेंगे क्या जाएगा, तो इन दोनों ग्रंथों में, ठीक है, क्या हो रहा है, तो 16 महाजनपद की जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमें आपको अंगुत्तर निकाय दिख रहा है ऑप्शन में, तो क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, अंगुत्तर निकाय कर देंगे, ठीक है। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से आरंभ हो रही है, ठीक है। भारत में अगर लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कब से हो रही है, 1861 के एक्ट से, 1892 के एक्ट से, 1909 के एक्ट से, या फिर 1919 के एक्ट से। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी लोग।
बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से आरंभ की गई है? 1861, 1892, 1909 है या फिर 1919 है? क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 1892 में। ठीक है, कब? तो आंसर कर देंगे 1892 में। क्या हो रहा है? तो भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, क्या आ रहा है? तो भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की प्रथा जो है वो आरंभ हो रही है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो बी आंसर कर देंगे। क्लियर है? 1909 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1909 में क्या हो रहा है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो 1909 में अगर हम लोग बात करेंगे तो मुस्लिमों के लिए पहली बार क्या हो रहा है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो रही है। ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हो रही है? 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट से हो रहा है मुस्लिमों के लिए। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का पहला सेनापति कौन था? मोहन सिंह है, प्रीतम सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है या फिर शहनवाज खां है? आज़ाद हिंद फौज के अगर हम लोग बात करेंगे प्रथम सेनापति कौन है? क्या आंसर हो जाएगा? मोहन सिंह है, प्रीतम सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, शहनवाज खान है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा? करेक्ट आंसर कर देंगे आप लोग ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, मोहन सिंह। ठीक है, कौन है? तो आज़ाद हिंद फौज के पहले सेनापति अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो आप कहोगे मोहन सिंह। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ याद रखिएगा अगर आपसे पूछ ले सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने समानांतर सरकार की स्थापना कब की? ठीक है, सिंगापुर में इन्होंने एक अस्थायी सरकार या फिर कहें अस्थायी सरकार कहें या फिर कहें समानांतर सरकार की स्थापना कब की? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार या फिर कहें समानांतर सरकार की स्थापना कब की है? तो क्या आंसर करेंगे? तो आप आंसर करेंगे 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, कब? तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार या अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले सेनापति मोहन सिंह हो जाएंगे। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन ने जोर दिया, किस पर जोर दिया भाई? दिसंबर, अगर हम लोग बात करें दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा है। दिसंबर 1929 में अगर हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा है और इस लाहौर अधिवेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो किस पर जोर दिया गया है? तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो आप आंसर करोगे जवाहरलाल नेहरू ने की है। और इस अधिवेशन में क्या हो जाएगा? तो इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1929 में। और आपको याद रखना है कि अगले साल अगर हम लोग बात करें तो अगले साल 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, कब? तो 26 जनवरी 1930 को पहला क्या किया गया? पहला स्वराज दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? तो पहला जो स्वराज दिवस है या कहें स्वतंत्रता दिवस जो है, पहला स्वराज दिवस है, वो कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। यही कारण है कि हमारा संविधान बन के तैयार हो जाएगा कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उसको लागू हम कब करते हैं? तो उसको लागू करते हैं हम 26 जनवरी को। क्यों 26 जनवरी को लागू करते हैं? क्योंकि पहला स्वराज दिवस हमने या कहें पहला स्वतंत्रता दिवस जो है हमने कब मनाया था? तो हमने मनाया था 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन उसको हमने लागू कब किया? 26 जनवरी को। ठीक है, कारण यही था, याद रखेंगे। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई? 1928 में। देखो, दो चीज़ें हैं जो आपको अक्सर कंफ्यूज करती हैं, तो दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। एक है HRA और दूसरा क्या है? दूसरा है HSRA। ठीक है, एक है HRA और दूसरा क्या है? दूसरा है HSRA। HRA की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना क्या हो रही है? इसकी स्थापना हो रही है 1924 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हो रही है? 1928 में हो रही है। ठीक है, इसकी स्थापना अगर हम लोग बात करेंगे तो HRA की स्थापना कहाँ पर हो रही है? कानपुर में हो रही है। ठीक है, HRA की स्थापना कहाँ पर हो रही है? कानपुर में हो रही है। और HSRA की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना कहाँ पर हो रही है? तो इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हो रही है। ठीक है, कहाँ पर? तो इसकी स्थापना हो रही है फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? तो इसकी स्थापना हो रही है फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में हो रही है, जबकि HSRA की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला में हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो देखो HRA जो है तो इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? तो इसकी स्थापना कर रहे हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, कौन है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ अगर हम लोग बात करेंगे तो सचिंद्र नाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल, तो ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? तो ये दोनों लोग HRA की स्थापना कर रहे हैं। और HSRA की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर है चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। ठीक है, कौन है? तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जो हैं तो ये HSRA की स्थापना कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पर आपसे कह रहा है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है HSRA,
तो इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में हो रही है। और कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। क्लियर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी के द्वारा संबोधित किया गया, संपन्न हुआ है, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अमरावती है, बेलगांव है, ठीक है, कराची है, या फिर नागपुर है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे इस प्रश्न का, क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसको क्या हो रहा है, जिसको ठीक है गांधी जी के द्वारा संबोधित किया जा रहा है, क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने कब की थी? तो आप आंसर कर देंगे 1924 में। 1924 में बेलगांव अधिवेशन को संबोधित करने का, उसकी अध्यक्षता करने का काम गांधी जी कर रहे हैं, और ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे एंग्लो अमेरिकन जो कल्चर है, तो इसमें किसको शामिल नहीं किया जाता है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, या फिर क्यूबा। और यहाँ पर आपको कूट दिया गया और कूट के आधार पर आपको बताना है, 1 और 2 होगा, 2 और 3 होगा, 1 और 3 होगा, या फिर 3 और 4 होगा। तो यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग भाई, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो जो एंग्लो अमेरिकन कल्चर है, तो इसमें परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है किसको? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, या फिर क्यूबा। तो किसको नहीं किया जाता है? कूट के आधार पर आप लोग आंसर करेंगे, क्या जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा। तो देखो एंग्लो अमेरिकन कल्चर में अगर हम लोग बात करेंगे तो किसको किसको शामिल किया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ कनाडा और किसको? और उत्तरी अमेरिका को शामिल किया जाता है। ठीक है, इनको शामिल किया जाता है। आपसे पूछ रहा है किसको सम्मिलित नहीं किया था, तो अगर इनको शामिल किया जा रहा है तो किसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा? तो क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे, मैक्सिको और क्यूबा। क्या हो जाएगा? मैक्सिको और क्यूबा, मतलब 3 और 4 आंसर हो जाएगा। 3 और 4 को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसे आप सामान्य रूप से टार्नेडो से संबंधित करेंगे? तो बताइएगा, टार्नेडो जो होता है तो ये चक्रवाती तूफान होता है। ठीक है, टार्नेडो जो होता है तो ये चक्रवाती तूफान होता है, और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो क्या हो जाएगा? तो मैक्सिको की खाड़ी कहोगे, चीन सागर कहोगे, हिंद महासागर कहोगे, या फिर यूएसए कहोगे। तो टार्नेडो जो है तो ये चक्रवाती तूफान है। ठीक है, टार्नेडो जो है तो ये चक्रवाती तूफान है, और ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? टार्नेडो जो है तो चक्रवाती तूफान है, कहाँ पर? मैक्सिको की खाड़ी में, चीन सागर में, हिंद महासागर में, या फिर अमेरिका में। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए आंसर करिएगा, मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मैक्सिको की खाड़ी में। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? ए आंसर कर दोगे। ठीक है, टार्नेडो चक्रवाती तूफान कहाँ पर? मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, चीन सागर में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो चीन सागर में आपको टाइफून देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो टाइफून आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हिंद महासागर में अगर हम लोग बात करेंगे क्या जाएगा? तो यहाँ पर आपको सुनामी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या जाएगा? तो सुनामी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। निम्नांकित में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? तमिलनाडु का पूर्वी तट, लद्दाख की पूगा घाटी, मणिकरण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो निम्नांकित में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति के ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, तमिलनाडु का पूर्वी तट जो है, तमिलनाडु का जो पूर्वी तट है ये भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, कहाँ पर? बताएंगे क्या हो जाएगा? भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? आपसे ये पूछा जा रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र घाटी में, गोदावरी घाटी में, दामोदर घाटी में, या फिर महानदी घाटी में। बताएंगे क्या हो जाएगा? भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र घाटी में, दामोदर नदी घाटी में, गोदावरी घाटी में, या फिर महानदी घाटी में। इस प्रश्न का आंसर करिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा? क्या आंसर कर दोगे? तो भारत का लगभग 2/3 कोयला, तो क्या हो जाएगा? तो आपको पता है छोटा नागपुर वाला, पठार वाला जो क्षेत्र है
वो कहाँ पर, तो वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में आता है। आपको पता है ना दामोदर नदी कहाँ पर, तो जो है दामोदर नदी को अगर हम लोग बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल का शो कहते हैं। और दामोदर नदी जो है तो ये कहाँ पर, तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। और झारखंड पश्चिम बंगाल में ही आपको क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा। और छोटा नागपुर का पठार जो है ये क्या है, कोयला बहुतायत क्षेत्र है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या है, तो छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है ये कहाँ पर, तो ये आपको दामोदर नदी घाटी में देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, तो छोटा नागपुर का जो पठार है तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो छोटा नागपुर का जो पठार है ये आपको दामोदर नदी घाटी में देखने को मिलेगा। और छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंचा शिखर अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे पारसनाथ। ठीक है, क्या है, तो छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो आंसर क्या कर दोगे, पारसनाथ कर दोगे। ठीक है, इरडा अगर हम लोग बात करेंगे तो नियमन करती है किसका, बैंकिंग कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, फुटकर व्यापार का, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्या जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें इरडा नियमन करता है किसका, बैंकिंग कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, फुटकर व्यापार का, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, बीमा कंपनियों का। ठीक है, किसका, बीमा कंपनियों का। आगे बढ़ेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखो अगर हम लोग बात करें साक्षरता दर, तो साक्षरता दर तो सबसे ज़्यादा केरल की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी है, केरल की है। और सबसे कम अगर आपसे पूछ ले साक्षरता दर किसकी है, तो आप कहोगे बिहार की है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की और सबसे कम साक्षरता किसकी, तो बिहार की। अब लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन में आपको केरल तो दिख नहीं रहा है, तो इन राज्यों में आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है, मणिपुर की है, पंजाब की है, असम की है, फिर मध्य प्रदेश की है। क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो इन राज्यों में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो आपको कहाँ पर, तो वो आपको मणिपुर की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, किसकी, तो आपको मणिपुर की साक्षरता दर देखने को मिल जाएगी, सबसे अधिक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है, तो यहाँ पर मणिपुर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, क्या करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको कुछ योजनाओं के नाम दिए गए और दूसरी तरफ उनके वर्षों के नाम दिए गए और आपको फटाफट मिलान कर देना। तो कौन कौन सी योजना दी गई है, तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। एक तरफ आपको कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की, ठीक है, सूची दी गई है, दूसरी तरफ आपको वर्ष दिया गया। क्या हो जाएगा, तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना अगर हम लोग बात करेंगे तो ये योजना कब आ रही है, तो ये योजना आ रही है 2001 में। तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का चौथा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा आपको कहाँ पर, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या डी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी का अगर हम लोग बात करेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करेंगे तो ये कब आ रहा है, तो ये 1999 में आ रहा है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। रोजगार गारंटी योजना की हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर, तो ये 1993 में आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की बात करेंगे तो ये कब आ रहा है, तो ये 2000 में आ रहा है। ठीक है, कब आ रहा है, तो वर्ष 2000 में आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम इसको मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं आपको बताना है, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तेल शोधनशाला मथुरा, उर्वरक संयंत्र लखनऊ, कालीन उद्योग भदोही और एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र। तो इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा क्या आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो देखो तेल शोधनशाला जो है तो ये मथुरा में है, तो ये तो बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, कालीन उद्योग अगर हम लोग बात करेंगे तो भदोही मिर्जापुर, ये भी बिल्कुल एकदम सही है। एल्यूमिनियम उत्पादन की बात करेंगे तो सोनभद्र, ये भी बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग बात करेंगे उर्वरक संयंत्र। तो उर्वरक संयंत्र जो है तो ये लखनऊ दिया है, लखनऊ गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर, तो गोरखपुर। ठीक है, कहाँ पर, तो उर्वरक संयंत्र की बात करेंगे तो ये कहाँ पर, तो आप कहोगे गोरखपुर। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या बी जो है गलत है और गलत ही हमको बताना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन सी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या है? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे 1974 टू 1978, 1974 से लेकर के 1978 का। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो गरीबी उन्मूलन का, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा 1974 से क्या आ जाएगा? 1978। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? बताइएगा कौन सा बैंक है जो क्या करता है? जो कृषि और ग्रामीण विकास को जो है प्रोत्साहन देने का काम करता है। क्या हो जाएगा? तो HDFC बैंक है, नाबार्ड है, एक्सिम बैंक है या फिर बंधन बैंक है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा? कौन सा बैंक है जो क्या कर रहा है? जो कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है? HDFC बैंक है, एक्सिम बैंक है, नाबार्ड है या फिर बंधन बैंक है? क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कौन सा ऐसा बैंक है, कौन सा ऐसा बैंक है जो क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे नाबार्ड है। और नाबार्ड की स्थापना कब हो रही है? 1982 में। ठीक है, कब? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हो रही है। और नाबार्ड जो है ये क्या करता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने का काम करता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिका, अच्छा देखो, नगर पालिका की अगर हम लोग बात कर ले तो नगर पालिका से 74वां संशोधन संबंधित है। ठीक है, कौन सा? तो नगर पालिका से अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा? तो 74वां संशोधन संबंधित है। नगर पालिका से क्या आ जाएगा? तो 74वां संशोधन संबंधित है। और अगर हम लोग भाग की बात करेंगे तो भाग क्या आ जाएगा? तो भाग 9 का में। ठीक है, कहाँ पर? तो 9 का में। और अगर अनुसूची पूछा जाएगा कि नगर पालिका का किस अनुसूची में उल्लेख है, तो अनुसूची आप क्या कहोगे? अनुसूची कहोगे 12 में। ठीक है, कहाँ पर? तो अनुसूची आप क्या कहोगे? 12 में नगर पालिकाओं का उल्लेख। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में अपना उच्च न्यायालय नहीं है? भारत के किस राज्य में अपना उच्च न्यायालय नहीं? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो, अगर आपसे भारत में हाईकोर्ट की संख्या पूछ ले तो याद रखिएगा भारत में हाईकोर्ट की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। ठीक है, भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? तो आप कहोगे 25 हैं। राज्य कितने हैं? 28 हैं। लेकिन हमारे यहाँ हाईकोर्ट कितने हैं? 25 हैं। कौन सा राज्य है जिसके पास अपना हाईकोर्ट नहीं है? उड़ीसा है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है या फिर मिजोरम है? तो क्या आ जाएगा? कौन सा राज्य है जिसके पास अपना हाईकोर्ट नहीं है? क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मिजोरम के पास। ठीक है, मिजोरम के पास अपना हाईकोर्ट नहीं है। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति? क्या हो जाएगा? तो भारतीय संसद में शामिल है। कौन शामिल है? इसका आंसर करेंगे भारतीय संसद में शामिल है। कौन शामिल है? बताइएगा क्या हो जाएगा? आर्टिकल 79 में। ठीक है, कहाँ पर? तो आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। और इस आर्टिकल 79 में बताया गया है कि जो संसद है, संसद का निर्माण जो है वो किसको? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर किया जाता है। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो आर्टिकल 79 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर किया जाएगा। संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? ठीक है, तो किसकी सिफारिश पर हम लोग बात करेंगे तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है? तो आप कहोगे रूस से लिया है। ठीक है, कहाँ से लिया है? तो रूस से लिया है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ पर है? तो आप कहोगे भाग कहाँ पर? तो भाग 4 का में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप कहोगे अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो आप आंसर क्या करेंगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन से संशोधन से? तो 42वें संशोधन से। ठीक है, कौन से? तो 42वें संशोधन 1976 से क्या किया गया है? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, कितने? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है? बताइएगा। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है तो ये किस अनुसूची में क्या आ जाएगा? तो देखो, पहली में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो पहली में क्या है? तो पहली में तो कहा गया है कि भारत क्या है? तो भारत एक संघ और क्या है? तो संघ और राज्य क्षेत्र है। ठीक है, स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या आ जाएगा? तो पहले में अगर हम लोग बात करेंगे तो 28 राज्य और 8
केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई, क्या किया गया, तो 28 राज्य और ठीक है। तो अनुसूची 1 की बात करेंगे तो अनुसूची 1 में क्या किया गया, अनुसूची 1 में कहा गया कि भारत जो है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है, तो एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है। अनुसूची 2 की बात करेंगे तो अनुसूची 2 में क्या है, तो अनुसूची 2 में वेतन भत्ता की बात की गई है। ठीक है, क्या किया गया, वेतन भत्ता की बात की गई है। अनुसूची 3 की बात करेंगे तो अनुसूची 3 में क्या है, तो अनुसूची 3 में शपथ की बात की गई है। और अनुसूची 4 की हम लोग बात करेंगे तो 4 में क्या है, तो 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई। ठीक है, क्या किया गया, तो अनुसूची 4 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात हो रही है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौथी अनुसूची में। ठीक है, कहाँ पर, तो चौथी अनुसूची में ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है, क्या आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे फास्फोरस 32 होगा, कोबाल्ट 60 होगा, आयोडीन 131 होगा, या फिर सोडियम 24 होगा। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, फास्फोरस 32 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो फास्फोरस 32 हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग कौन सा है, यकृत है, वृक्क है, प्लीहा है, या फिर आग्नेयाशय है। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग कौन सा है, यकृत है, वृक्क है, प्लीहा है, आग्नेयाशय है। क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे भाई, ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइएगा तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, आग्नेयाशय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आग्नेयाशय। आग्नेयाशय के संदर्भ में आपको याद रखना है कि आग्नेयाशय जो है ये क्या करता है, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों रूपों में काम करता है। ठीक है, क्या करता है, तो अंतःस्रावी और क्या हो रहा है, और बाह्यस्रावी दोनों रूपों में काम कर रहा है। ठीक है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों रूपों में काम करती है कौन सी, ये आग्नेयाशय। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, यकृत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे शरीर में क्या होती है, तो ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यकृत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे शरीर में क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है, जो प्रभाव है, तो प्रभाव क्या होता है बताइएगा। तो ग्रीन हाउस गैस अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रीन हाउस जो गैस होती हैं उनके प्रभाव के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, इनका प्रभाव क्या होता है, क्या आंसर करोगे। वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है, वैश्विक तापमान में कमी होती है, सागर जल के ताप में वृद्धि होती है, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि होती है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ना, उनकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और जब ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, तो वैश्विक तापमान में जो होता है वृद्धि होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे या फिर कहेंगे वैश्विक तापन में वृद्धि हो रही है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको ग्रीन हाउस गैसों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण गैसों की बात कर देते हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण है जिनके नाम आपको याद रखने, जैसे मेथेन हो गया, ठीक है, और क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, और कौन है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ठीक है, क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें नाइट्रस ऑक्साइड के अलावा ओजोन हो गया। ठीक है, क्या है, तो ओजोन हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेंगे क्या है, तो जल वाष्प है। तो ये कुछ क्या है, तो ये सब जो है वो ग्रीन हाउस गैसों में शामिल होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाता है सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्यूट्रिक अम्ल है, टार्टेरिक अम्ल है, एसेटिक अम्ल है, या फिर फार्मिक अम्ल है। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो टार्टेरिक अम्ल जो है ना, तो ये आपको कहाँ पर, तो टार्टेरिक अम्ल जो है ये आपको इमली में मिलता है। ठीक है, कहाँ पर, तो टार्टेरिक अम्ल की बात करेंगे कहाँ पर, तो ये इमली में मिलता है। ठीक है, ब्यूट्रिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर, तो ये आपको खट्टे जो दूध होता है या फिर दही वही जो होती है, तो वहाँ पर आपको ब्यूट्रिक अम्ल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फार्मिक अम्ल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर, तो ये चींटी में आपको देखने को मिल जाएगा। और सिरके में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, एसिटिक अम्ल आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ए आंसर कर देंगे।
क्या आ जाएगा, तो एसेटिक अम्ल, याद रखिएगा सिरके की अगर हम लोग बात करें। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे। क्लियर है। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो बताइएगा क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा, तो किस में अगर हम लोग बात करें तो नीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में, लाल प्रकाश में या फिर पीले प्रकाश में अगर हम लोग बात करेंगे तो किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, क्या आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा नीला प्रकाश। देखो नीला प्रकाश जो होता है ना उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है। ठीक है, नीला प्रकाश जो होता है ना उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ऊर्जा क्या होती है, उच्चतम होती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं, महादेवी वर्मा को कहते हैं, जयशंकर प्रसाद को कहते हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहते हैं। बताइएगा क्या आ जाएगा, तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएंगी, तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। और सुमित्रा नंदन पंत के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि ये हिंदी में पहले व्यक्ति हैं जिनको क्या आ रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसको, सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, बताएंगे क्या हो जाएगा, तो 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, गायब कर देना, बहुत से मित्र इकट्ठे होना, भाग जाना, या फिर 9 और 2 गिनना। क्या हो जाएगा, तो 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे भाग जाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना, कहीं से भाग जाना। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं संधि। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर करोगे, क्या आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे संधि कहेंगे। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। आपको 4 वाक्य दिए गए हैं और आपको क्या करना है, आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो चलिए शुद्ध वाक्य का पहचान कीजिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा क्या आ जाएगा, तो मजदूरों को अनेक काम हैं, मजदूरों को अनेकों काम हैं, मजदूरों को अनेकों काम हैं। ठीक है, या फिर आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ों को एक ही साथ लिख दिया क्या, मजदूरों को अनेक काम है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पे तो सारे ऑप्शन एक ही जैसे लग रहे हैं ना। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए की बात करें और ऑप्शन संख्या डी की बात करें तो ये तो एक ही जैसे लग रहे हैं भाई, है ना। मजदूरों को अनेकों काम, और बी और सी जो है वो एक जैसे लग रहा है, कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है बी और सी में, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग शुद्ध वाक्य की बात करेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, मजदूरों को अनेक काम है। ठीक है, और यही चीज़ तो आपको ऑप्शन संख्या ए में भी दिख रही है, मजदूरों को अनेक काम है। कुछ अंतर दिख रहा है क्या भाई, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है क्या, मुझको तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन संख्या ए और डी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, रेखा चित्र हो जाएगा, रेखा होना चाहिए था, रेखा चित्र होगा, संस्मरण होगा, आत्मग्लानि होगा, आत्मकथा होगा। अपने जीवन पर स्वयं अपने द्वारा, ठीक है, मैं अगर अपने ऊपर खुद से कुछ लिखूंगा तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे आत्मकथा। ठीक है, अपने जीवन पर अपने आप खुद से स्वयं से लिखी गई जो भी कथा होती है वो क्या होती है, आत्मकथा। आत्म का मतलब स्वयं और कथा मतलब जो कुछ भी। ठीक है, तो जो हम अपने से अपने ऊपर जो कुछ लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे, ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर है, आगरा में है, बरेली में है, लखनऊ में है, कानपुर में, बताएंगे क्या आ जाएगा। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, इज्जत नगर बरेली में। ठीक है, कहाँ पर, तो इज्जत नगर बरेली में अगर हम लोग बात करेंगे तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पक्षी हो गया, साथ ही साथ आपको याद रखना है पशु हो गया, और जहाँ पशु पक्षी होंगे ना वहाँ पर आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको मांस भी देखने को मिलेगा। तो पशु पूछे, पक्षी पूछे, मांस पूछे, तीनों का आप आंसर क्या करेंगे, आप कहोगे इज्जत नगर बरेली कहोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पशु पूछे,
पक्षी कहे या फिर क्या कहे मांस कहे, ठीक है, तीनों के लिए आप क्या कहोगे इज्जत नगर बरेली कहोगे, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को, 25 फरवरी को, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो देखो क्या हो रहा है ना, 25 जनवरी की हम लोग बात करेंगे तो 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, क्या हो रहा है 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है तो 25 जनवरी 1950 को अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हो रही है और इसलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं मतदाता दिवस मनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। 25 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं मतदाता दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी को ही 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और निर्वाचन आयोग का उल्लेख अगर आपसे बोले किस भाग में है तो क्या आंसर करोगे? तो आप कहोगे भाग 15 में। अनुच्छेद अगर आपसे बोले किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है तो क्या कहोगे? तो अनुच्छेद 324 में। कहाँ पर? तो अनुच्छेद 324 में भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथकली, भांगड़ा, कथक, कुचिपुड़ी क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा बताइएगा? देखो कथकली अगर हम लोग बात करें तो ये तो कहाँ का? तो ये तो केरल का हो जाएगा, ठीक है। कथकली कहाँ का? तो ये तो केरल का हो जाएगा। भांगड़ा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ का? तो ये तो पंजाब में गया, पंजाब में हो रहा है भाई। भांगड़ा कहाँ पर? पंजाब में हो रहा है। कुचिपुड़ी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है आंध्र प्रदेश में। तो क्या होगा भाई? उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है? खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थ जिनसे क्या हो सकता है मृत्यु, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए और आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे 2 तत्व हैं जो कचरों में पाए जाते हैं, कचरों में जो पाए जाते हैं और जिनकी वजह से क्या हो सकता है, जिनकी वजह से मृत्यु हो सकती है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो कौन से भाई 2 ऐसे तत्व हैं जो कचरों में पाए जाते हैं और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो जिनकी वजह से मानव की मृत्यु हो सकती है? आर्सेनिक और कैडमियम है, सल्फर और क्लोरीन है, मरकरी और साइनाइड है या फिर मरकरी और सल्फर है। देखो अगर इन सब की अधिकता शरीर में हो जाएगी ना तो आदमी परेशान तो हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पूछा जाए किसकी से मृत्यु हो सकती है तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या सी, मरकरी और साइनाइड की वजह से क्या होगा, इनकी वजह से आदमी जल्दी मर सकता है, ठीक है। क्या जगह इनकी वजह से जल्दी मरेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मरकरी और साइनाइड। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन सी बताएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है, यूएनओ की बात हो रही है। यूएनओ जो है ना इसकी स्थापना कब हो रही है? तो आंसर करेंगे कब? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। कब? तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हो रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही है और इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो वो आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो रही है और इनका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन सी है? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, ठीक है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है, ठीक है। क्या आ जाएगा? तो अंग्रेजी, फ्रेंच और चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर देंगे, ठीक है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगभग कितना समय लगता है बताएंगे क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में हम लोग कहते हैं लगभग कितना? लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। कितना? तो लगभग हम लोग कहते हैं 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में। यहाँ पर आपसे सेकंड पूछ रहा है तो सेकंड में क्या हो जाएगा भाई? तो अगर हम लोग 1 मिनट की बात करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 8 मिनट में कितना हो जाएगा भाई? तो गुने कर लो। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कर लोगे? तो आप गुने कर लोगे। तो 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकंड होते हैं, तो 8 मिनट में क्या हो जाएगा? तो 6 × 48 लगभग क्या हो जाएगा? लगभग कहोगे 500 सेकंड, ठीक है। इतना लगभग आप कहोगे 500 सेकंड। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में आपसे पूछ रहा है तो विधानसभा में अधिक से अधिक और कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं ना मेरे साथ, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि बाकी साथियों तक भी, ठीक है, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके।
ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे अधिकतम संख्या जो होगी वो होगी 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या जो होगी वो 60 होगी। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी राज्य में अगर हम लोग विधानसभा में बात करेंगे तो विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो 500 होगी और जो है न्यूनतम जो होगी वो 60 होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूपी में अगर हम लोग बात करेंगे तो यूपी में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 403 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 403 है। बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार में विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आंसर करोगे 243 है। ठीक है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन था, बताइएगा। तो अगर हम लोग दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली का जो मुख्य वास्तुकार है और जो डिजाइनर है वो कौन है, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। तो एडविन लुटियंस हो जाएंगे, धनपत राय चौधरी हो जाएंगे, ली कोर्बुजियर हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो नई दिल्ली का मुख्य वास्तुकार और डिजाइनदार कौन हो जाएगा, आंसर कर देंगे एडविन लुटियंस हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए आंसर कर दोगे। ठीक है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई कचरे पार्क को मंजूरी दी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लद्दाख या फिर दिल्ली। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई वेस्ट पार्क को मंजूरी दी है, आपको बताना है, क्या आंसर कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली राज्य सरकार ने, ठीक है, भारत के पहले ई वेस्ट पार्क को मंजूरी दी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 3 साल की अवधि के लिए सेबी के नए अध्यक्ष, देखो ये पुराना प्रश्न है और ये जब पूछा गया था ना तो इस समय इसकी जो अध्यक्ष थी वो थी माधवीपुरी बुच थी। ठीक है, इस समय कौन थी, अध्यक्ष माधवीपुरी बुच थी। जरा वर्तमान में आप लोग बताओ कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में क्या यही है या कोई और है, ये जरा मुझे बताइएगा। ठीक है, जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच है या कोई और है। ठीक है, सेबी की अगर हम लोग बात कर लें तो सेबी की अगर हम लोग बात कर लें, सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की स्थापना कब हुई है, तो आप आंसर करोगे 1988 में। ठीक है, कब, तो 1988 में सेबी की स्थापना हो रही है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय सेबी की अध्यक्ष थी कौन, माधवीपुरी बुच थी। ठीक है, आपको बताना है वर्तमान में भी यही है कि कोई और है। भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन अभियान शुरू किया, ऑपरेशन समुद्र है, ऑपरेशन कमसून है, ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन कम बैक है, क्या हो जाएगा। तो भारत ने यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था ना, और ऐसे में यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय नागरिक फंस गए, तो वहाँ से भारतीय नागरिकों को वापस सुरक्षित अपने देश लाने के लिए कौन सा अभियान ऑपरेशन शुरू किया गया, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला जज कौन है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अमेरिका में अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला अश्वेत न्यायाधीश कौन है, और क्योंकि ये पहली महिला अश्वेत न्यायाधीश है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। स्टीफन ब्रेयर हैं, रिकी हैरिस हैं, जिमी जैक्सन है या फिर केतन जी ब्राउन जैक्सन है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, केतन जी ब्राउन जैक्सन। ये अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की। अब ये भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा है जो सड़क पर, ठीक है, रहने वाले जानवरों के लिए शुरू की जा रही है। भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा है जो सड़क पर रहने वाले, घूमने वाले घुमंतु पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है। और किसने शुरू की है, लखनऊ ने, चेन्नई ने, भोपाल ने, पुणे ने। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या कर देंगे, चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये शुरू किया गया कहाँ पर, तो तमिलनाडु, चेन्नई में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। कहाँ पर, तो चेन्नई में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, बी आंसर कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक है, बताएगा। तो उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इस पुस्तक के लेखक कौन है, बताएंगे क्या हो जाएगा। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, क्या हो जाएगा। तो अनूप जलोटा है, अन्नू मलिक है, अलका कुमारी या फिर मिथिलेश तिवारी है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मिथिलेश तिवारी की बुक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो कौन सा मंत्रालय जिसने स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय, बताएंगे क्या हो जाएगा। कौन सा मंत्रालय जिसने स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की है, क्या आंसर कर देंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, जहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें मिलती हैं। आप व्हाट्सअप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आप व्हाट्सअप पर मेरे साथ जुड़ जाएंगे, जहाँ पर आपको पर्सनली जो है अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आप सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर UP-SSSC पेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार टेट या फिर बिहार टेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और आपको जो है SST का नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपसे एक छोटी सी सहायता राशि ली जाएगी और आपको बेहतरीन वाला PDF अवेलेबल कराया जाएगा, जिसके माध्यम से घर बैठे ही आप नंबर 1 की तैयारी कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो यहाँ पर आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको इसमें जो है इंटरेस्टेड है तो। नहीं तो अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।